द्वीप में है। ढाई द्वीप के बाहर ये जितने भी असंख्यात द्वीप समुद्र है, इनमें समुद्रों में कोई तिर्यंच जीव नहीं पाए जाते। एकेंद्री तो सभी जगह है, और जो समुद्र है उसमें जल का एक जीव है ही। बाकी उन समुद्रों में कोई प्रकार के त्रस्त जीव नहीं होते। और यही कारण है कि क्षीर समुद्र के जल से जब भगवान का अभिषेक होता है तो उसको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो छानने लग जाएंगे तो कितना बड़ा तो कपड़ा चाहिए और कितनी व्यवस्था चाहिए। वो पानी अपने आप में प्रासुक है, उस पानी को छानने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें कोई त्रस्त जीव नहीं होते। ये जितने भी बाहर के दूसरे समुद्र के बाहर के तीसरे समुद्र से लेकर जितने भी स्वयंभू रमण समुद्र तक, स्वयंभू रमण समुद्र को छोड़कर बीच के जितने भी समुद्र हैं, उन समुद्रों में कोई प्रकार के त्रस्त जीव नहीं है। केवल प्योर जल का एक जीव है, बस वो एकेंद्रीय जो जल का एक होता है वो है, बाकी कोई जीव नहीं। अब बचे द्वीप, तो उन द्वीपों में कौन निवास करता है? समुद्रों में तो कोई नहीं है, केवल जल का एक जल है। द्वीपों में कौन है? ये सारे द्वीप बताए ना अभी अपन ने, जैसे नंदीश्वर द्वीप है, रुचकवर द्वीप है, कुंडलवर द्वीप है, वारुणीवर द्वीप है। इन द्वीपों में कौन निवास करता है? तो इन द्वीपों में कैसी व्यवस्था है? इन द्वीपों में जगन्य भोग भूमि जैसी रचना है। कैसी? जगन्य भोग भूमि जैसी। और जैसे जगन्य भोग भूमि में पंचेंद्रीय जीव रहते हैं, उसी प्रकार इन भोग भूमियों में पंचेंद्रीय तिर्यंच पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? पंचेंद्रीय तिर्यंच। 2 इंद्रिय नहीं मिलेंगे, 3 इंद्रिय नहीं मिलेंगे, 4 इंद्रिय नहीं मिलेंगे, केवल इन द्वीपों में प्योर पंचेंद्रीय तिर्यंच मिलेंगे। पंचेंद्रीय तिर्यंचों में भी भोग भूमियाँ तिर्यंच, और सब के सब सेनी होते हैं, असैनी वहाँ कोई नहीं होता। और अंतिम जो द्वीप है जिसका नाम क्या है? स्वयंभू रमण द्वीप, तो उसके आधे हिस्से तक तो भोग भूमि है, और बाकी का जो आधा हिस्सा है इधर, ये जो आधा हिस्सा है, ये इस आधे हिस्से के अंदर कर्म भूमि जैसी रचना है। जैसे हमारे यहाँ व्यवस्था है, ठीक ऐसी की ऐसी व्यवस्था आधे स्वयंभू रमण द्वीप के अंदर है, जो कि स्वयंभू रमण समुद्र की निकट का है। और पूरा का पूरा स्वयंभू रमण समुद्र, उसमें भी कर्म भूमि जैसी रचना है, जैसी हमारे यहाँ रचना है। तो इसलिए वहाँ पर आधे स्वयंभू रमण द्वीप में और पूरे स्वयंभू रमण समुद्र में, वहाँ पर कर्म भूमियाँ तिर्यंच, अर्थात 2 इंद्रिय से लगा के पंचेंद्रिय तक सब प्रकार के तिर्यंच अपने को वहाँ मिलेंगे। ख्याल में है कुछ? फिर से बताता हूँ। ये आपका है आखिरी का स्वयंभू रमण समुद्र, और ये आधा क्या है? आधा स्वयंभू रमण द्वीप। इसमें है कर्म भूमि जैसी रचना। जैसे कर्म भूमि में यहाँ पर 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक समस्त तिर्यंच पाए जाते हैं, ऐसे ही आधे स्वयंभू रमण द्वीप में और पूरे स्वयंभू रमण समुद्र में 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सब तिर्यंच है। इसके अलावा ये जो बीच के जितने भी ढाई द्वीप के बाहर और स्वयंभू रमण द्वीप, आधे स्वयंभू रमण द्वीप के पहले बीच के जितने भी द्वीप है, इन द्वीपों में जगन्य भोग भूमियाँ तिर्यंच मिलेंगे, और समुद्रों में कोई नहीं मिलेंगे। ये पूरी व्यवस्था है। ये पूरा मध्यलोक का पूरा पिक्चर है, मध्यलोक में कहाँ कहाँ कौन कौन जीव पाए जाते हैं। तो इसमें असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, एक दूसरे को घेरे हुए हैं, और सब दूने दूने व्यास वाले हैं। और अंत में 4 कोने। इन 4 कोनों में कौन रहता है? ये जो 4 कोने हैं, इन 4 कोनों में किनका निवास स्थान है? यहाँ भी कोई रहता है कि कोई नहीं रहता? इन 4 कोनों में भी जैसे स्वयंभू रमण समुद्र में तिर्यंच रहते हैं, उसी प्रकार इन 4 कोनों में भी तिर्यंच जीव पाए जाते हैं। जैसे आधे स्वयंभू रमण द्वीप में तिर्यंच है, उसी प्रकार यहाँ 4 कोनों में भी कौन है? तिर्यंच। 2 इंद्रिय से लगा के पंचेंद्रिय तक के सारे तिर्यंच इन 4 कोनों में ही मिलते हैं। शास्त्रों में रचना आती बड़ी बड़ी चीज़ों की। जैसे 2 इंद्रियों में सबसे बड़ा कौन है? 2 इंद्रिय में सबसे बड़ा होता है शंख, और वो इतना बड़ा होता है 12 योजन का। कितना बड़ा? 12 योजन का। और 1 योजन कितना बताया था अपन ने? 4000 मील। वो 4000 मील वाला नहीं भी लो, छोटा वाला भी योजन लो।
8 मील का, तो 96 मील का शंख है। कितने मील का? 96 मील का, माने 150 किलोमीटर लंबा शंख। घूम जाए आदमी उसके अंदर, घुस जाए तो कदाचित वो रास्ता ही भूल जाए उसके अंदर कि निकलने का रास्ता क्या है। मतलब 150 किलोमीटर लंबा शंख वो सबसे बड़ा है। अब वो शंख कहाँ मिलेगा? वो यहाँ नहीं मिलेगा, ढाई द्वीप के अंदर नहीं मिलेगा, वो मिलेगा इन स्वयं रमण समुद्र में, अथवा ये जो 4 कोने के जो निकट के स्थान है वहाँ। ऐसे 3 इंद्रिय में सबसे बड़ी अवगाहना किसकी होती है? 3 इंद्रिय में सबसे बड़ी अवगाहना होती है चींटी की। चींटी की 3 कोस की चींटी होती है। 3 कोस माने 6 मील। तो वो 6 मील लंबी चींटी अपने यहाँ नहीं मिलेगी, अपने यहाँ मिल जाएगी तो सब भाग जाएंगे। वो 6 मील लंबी 6 मील लंबी चींटी मिलेगी अपने को 4 कोनों के वहाँ। ये जो 4 कोने हैं यहाँ मिलेगी। ऐसे 4 इंद्रिय में सबसे बड़ी अवगाहना होती है भौरे की। वो भौरा होता है 4 कोस माने 8 मील का, 12 किलोमीटर लंबा भौरा। कितना लंबा भौरा? 12 किलोमीटर लंबा भौरा। वो भी मिलेगा कहाँ पर? ये 4 कोनों में। ये सारी चीज़ें मतलब ये जो बड़ी बड़ी रचनाएं हैं, ये सब अंत में जो स्वयंभू रमण द्वीप है, समुद्र है और 4 कोने हैं, वहाँ ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती है। बाकी मध्य के जितने भी द्वीप है उनमें तो केवल भोग भूमिया तिर्यंश है, उनकी इतनी बड़ी बड़ी अवगाहना भी नहीं है। भूमि, ये 4 कोने जो है ये 4 कोनों में भूमि है। यहाँ पर केवल जो भूमि पे जो जीव पाए जाते हैं वो मिलेंगे, और ये जो स्वयंभू रमण समुद्र है यहाँ जल का एक जीव मिलेंगे, और आधा स्वयंभू रमण द्वीप है इसमें थलचर जीव मिलेंगे, ये नभचर मिलेंगे। नहीं बताऊंगा मैं कर्म भूमि और भोग भूमि में क्या अंतर है। सीधी सीधी बात ये है कि जहाँ खटकर्म करने पड़ते हैं, खटकर्म माने असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य, इन 6 कर्मों पूर्वक जहाँ आजीविका होती है उसका नाम है कर्म भूमि। और जहाँ कोई खटकर्म नहीं करना पड़ता, 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से मनचाही भोग सामग्री मिलती है, उसको कहते हैं भोग भूमि। हम जिस भूमि में उत्पन्न हुए हैं वहाँ बिना 6 प्रकार के कर्म किए हमारे को आजीविका नहीं मिलती, इसलिए इसका नाम क्या है? कर्म भूमि। कर्म किए बिना आजीविका नहीं मिलने वाली। लेकिन यदि हम भोग भूमि में उत्पन्न हुए होते तो हमें बिना कुछ किए मन चाहिए भोग सामग्री कल्प वृक्षों के द्वारा अपने आप मिल जाती है। इनमें किन किन का निवास है मैंने पहले ही बताया था कि मध्यलोक में मनुष्यों का निवास है, तिर्यंचों का निवास है, और इसके अलावा ज्योतिषियों का निवास है। और भवनवासी और व्यंतरों के भवन यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन वो सब ऐसे भवन हैं जैसे अपन लोगों के फार्म हाउस होते हैं। मेन घर तो कहीं और होता है और फार्म हाउस होता है ना कहीं और अलग से एक और। ऐसे ज्योतिषी और भवनवासी और व्यंतरों के जो मूल निवास स्थान है वो तो है अधोलोक में, और मध्यलोक में उनके अलग से निवास स्थान है, एक्स्ट्रा निवास स्थान। इसलिए मूल निवास स्थान उनका यहाँ नहीं है। मूल निवास स्थान तो कहाँ है? भवनवासी व्यंतरों का अधोलोक। लेकिन मनुष्यों का, तिर्यंचों का और ज्योतिषियों का, इनका जो निवास स्थान है वो सब कहाँ है? मध्यलोक में। अब मध्यलोक के ठीक मध्य में आपका है जम्बू द्वीप। इसको अपन देखते हैं जम्बू द्वीप में क्या क्या है, कितना बड़ा है। हाँ ठीक है। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात पूछी, मैं भूल गया था एक्चुअल में उसको, कि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय की अवगाहना तो बताई अपन ने, लेकिन पंचेंद्रिय में सबसे बड़ी अवगाहना किसकी है? पंचेंद्रिय की अवगाहना तो हम लोगों ने सुनी होगी। पंचेंद्रियों में सबसे बड़ी अवगाहना होती है मत्स्य की। मच्छा, छोटा बड़ा बच्चा नहीं, बहुत बड़ा मच्छा। कितना बड़ा? 500 योजन लंबा। 1 योजन 8 मील का होता है, तो 500 योजन कितना हुआ? 4000 मील, लगभग 6500 किलोमीटर। माने यहाँ से लंदन जितना दूर तो एक मगरमच्छ ही है, उतनी लंबाई है उसकी। 500 योजन चौड़ा, सॉरी 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा और 250 योजन ऊंचा। मतलब ऊंचाई इतनी है उसकी 250 योजन की। यहाँ से लेके 250 योजन कितना हो गया? 250 योजन माने कितने हजारों मील हो गए? 2000 मील। 2000 मील तो उसकी ऊंचाई है, 4000 मील उसकी चौड़ाई है और 8000 मील उसकी लंबाई है। इतना लंबा चौड़ा जो महामत्स्य है वो कहाँ मिलता है? वो
वो सब स्वयंभू रमण समुद्र में मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। क्या वो सम्यक दृष्टि भी और मिथ्या दृष्टि भी है। वो सारे महामत्स्य माने जो इतनी बड़ी बड़ी अवगाना वाले, वो स्वयं अंतिम जो स्वयंभू रमण समुद्र है वहाँ है। कारण ये है कि जो इन द्वीप समुद्र हैं ये सब दूना दूना विस्तार है इनका विस्तार दूना दूना है। तो रहने के लिए क्षेत्र भी बड़ा बड़ा है। हमारा जो क्षेत्र है वो सबसे छोटा क्षेत्र है, इसके बाद का जो क्षेत्र है वो दुगना विस्तार वाला है, उसके बाद का दुगना, और अंतिम जो स्वयंभू रमण समुद्र है उसका विस्तार सबसे अधिक है। इसलिए सबसे अधिक विस्तार होने के कारण वहाँ इतने बड़े बड़े जीव होने में भी कोई दिक्कत नहीं है। कितना बड़ा है स्वयंभू रमण समुद्र, ज्ञान ख्याल? हाँ ठीक है, बताता हूँ। ये जो स्वयंभू रमण समुद्र है, ये स्वयंभू रमण समुद्र कितना बड़ा मिलेगा अपने को? हाँ, जितनी ये यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है उतनी केवल ये है। क्यों है ये? क्योंकि ये दुगना दुगना है ना। देखो आपको मैं दूसरी पिक्चर से दिखा, एक सेकंड। ये यहाँ से यहाँ तक का ये अपना है जम्बू द्वीप। अब यहाँ चित्र में जो लवण समुद्र बताया ये इतना चौड़ा, लेकिन ये वास्तव में कितना है? ये इस जम्बू द्वीप से ये डबल है, और जितना ये इससे डबल ये है, और जितनी ये इसकी चौड़ाई है उससे ज़्यादा दुगनी ये है, और इससे दुगनी इतनी ही। तो ये दुगनी दुगनी हो रही है ना, तो अंत में जो मिलेगा ये इसकी ये जितनी है उससे दुगना ये मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जितनी है वो है आधा राजू, और इससे दुगनी इतनी और इतनी मिला के हो जाएगी आधा राजू, या आधा राजू मतलब सॉरी ये नहीं ये और ये मिला के हो जाएगी आधा राजू। फिर मैं चित्र बनाता हूँ नया। ये क्या है, अपने चित्र में अपन ने इसको छोटा छोटा बनाया है। आप सोचो लेकिन कि यदि ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये कितना होएगा? ये पूरा 1 राजू है यदि। तो जो आखिरी का द्वीप है, आखिरी का अंतिम जो समुद्र है, ये अकेला कितना बड़ा होना चाहिए? अकेला आधा राजू का है वो, तब वो उससे दुगना होएगा। और उसके पहले वाला जो स्वयंभू रमण द्वीप है वो कितना है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1/4 राजू, वो चौथाई राजू है, और उससे दुगना आधा राजू का अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र। तो अकेले आधे राजू के अंदर स्वयंभू रमण समुद्र आ गया। दोनों तरफ का मिला के आधा राजू है। 1/4 इधर है, 1/4 इधर है, दोनों मिला के आधा राजू। इसलिए मैंने कहा था कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का जितना एरिया है, ये अकेला कितना है? ये आधा राजू है। तो जितना ये है केवल उतना ये और ये मिला के ये आधा राजू है पूरा। 75% तो स्वयंभू रमण वाले ले जाते हैं। ये मध्यलोक की पूरी एक बार और स्लाइड आप देख लो। लंबाई चौड़ाई कितनी है उसकी? 1/1 राजू की लंबाई चौड़ाई है, उसकी ऊंचाई है 1,40,000 योजन की। हम जो पूरा जो मध्यलोक का जो चित्र समझ रहे हैं वो केवल लंबाई चौड़ाई की तरफ से समझ रहे हैं। ऊंचाई को अपन ने अभी कवर नहीं किया है। अभी ऊंचाई की अपन चर्चा करेंगे, और ऊंचाई के अंदर कहाँ कहाँ ज्योतिषी विमान रहते हैं, कहाँ सूर्य चंद्रमा के निवास स्थान है, वो सारी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी अपन केवल बॉटम की बात कर रहे हैं। जिस पृथ्वी तल पे हम रहते हैं उस पृथ्वी तल का कितना विस्तार है, माने वो पृथ्वी तल कितना लंबा चौड़ा है, वो अपने ख्याल में आए। जो पूरी दुनिया ये मानती है कि आज जो 20-25 हज़ार योजन माइल रेडियस का जो पूरा वर्ल्ड है,
तो अपन ये कह रहे हैं कि 20-25 हज़ार योजन मील कोई चीज़ ही नहीं है। अकेला जम्बू द्वीप 40 करोड़ मील का है, और जम्बू द्वीप के बाद में उसको घेर के जो लवण समुद्र है वो 80 करोड़ मील है। ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे आगे तो दुने दुने विस्तार वाले असंख्यात द्वीप समुद्र है। और अंतिम जो समुद्र है उसका नाम है स्वयं ब्रह्मण समुद्र, जिसका दोनों तरफ की चौड़ाई का अपन नाप करेंगे टोटल तो वो अकेला केवल आधा राजू आएगा। इतना बड़ा विस्तार है पूरे मध्य लोक का। और हम जहाँ रह रहे हैं ये तो केवल जम्बू द्वीप का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसकी भी अपन चर्चा करेंगे कि जम्बू द्वीप के अंदर क्या है। ठीक है यार, यहाँ तक क्लियर? अपन जम्बू द्वीप देखते हैं क्या है जम्बू द्वीप। ये है आपका जम्बू द्वीप। 3 लोक के मध्य में मध्य लोक त्रस नाड़ी है, और त्रस नाड़ी के ठीक मध्य में मध्य लोक है। मध्य लोक के ठीक मध्य में जम्बू द्वीप है, और जम्बू द्वीप के ठीक मध्य में सुदर्शन मेरु है। ये सुदर्शन मेरु पूरे लोक का एकदम सेंटर पॉइंट है, बिल्कुल मध्य है। ये मतलब सुदर्शन मेरु है जैसे अपने हृदय के अंदर नाभि होती है ना, अपने शरीर के अंदर नाभि बिल्कुल सेंटर में, ठीक उसी प्रकार पूरे 3 लोक के मध्य में सुदर्शन मेरु है। सुदर्शन मेरु पूरा नाम सुदर्शन नहीं, सुदर्शन मेरु अलग चीज है और सुमेरु पर्वत अलग है। सुमेरु तो 5 है, मेरु पर्वत 5 है, अलग अलग नाम है उनके। सुदर्शन मेरु, विजय मेरु, मंदर मेरु, विद्युन्माली मेरु। हम जिस मेरु की चर्चा कर रहे हैं वो बीच के सुदर्शन मेरु की चर्चा कर रहे हैं। बाकी 4 मेरु की चर्चा अपन बाद में करेंगे। केवल अकेला जो बीच का सुदर्शन मेरु है वो सुदर्शन मेरु सेंटर पॉइंट है, बाकी 4 मेरु सेंटर पॉइंट नहीं है। और जितने सुदर्शन मेरु की ऊंचाई है उतनी पूरी मध्य लोक की ऊंचाई है। अन्य 4 मेरु की ऊंचाई 1 लाख योजन नहीं है, अन्य 4 मेरु की ऊंचाई केवल 85,000 योजन है, 85,000 योजन। लेकिन जो सुदर्शन मेरु है उसकी ऊंचाई है पूरी 1 लाख योजन। आपने कभी मंदिरों में पंचमेरु के वो देखे हों, यदि चांदी के बने हुए पंचमेरु, तो जो बीच का मेरु होता है वो तो ऊंचा होता है, और बाकी के जो 4 मेरु होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। और 4 मेरु की साइज एक सी होती है, लेकिन बीच के मेरु की ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा होती है। तो वो जो बीच का मेरु की जो ऊंचाई है 1 लाख योजन, उतना ही ये सुदर्शन मेरु की ऊंचाई, मतलब उतना ही बड़ा मध्यलोक की ऊंचाई है, और वो पूरा सेंट्रल पॉइंट है। बाकी 4 योजन सेंट्रल पॉइंट है भी नहीं और उनकी ऊंचाई भी कम है। तो इस पूरे जम्बू द्वीप के ठीक मध्य में सुदर्शन मेरु है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1 लाख योजन। 1,000 योजन जमीन के अंदर और 99,000 योजन ऊपर। 40 योजन की चूली का, 40 योजन की चूली का वो अपन और लेंगे। अच्छा, ये जो जम्बू द्वीप है इसका आकार किसके जैसा है? इसमें थाली के समान गोल है ये। बाकी जितने भी द्वीप समुद्र हैं वो सब चूड़ी के आकार के हैं। जैसे थाली को घेर के अपन कोई मोटी चूड़ी रख दो, और फिर उस मोटी चूड़ी को घेर के फिर दूसरी चूड़ी रख दो, फिर उस दूसरी चूड़ी को घेर के फिर तीसरी चूड़ी रख दो। ऐसे चूड़ी को घेर घेर के अनेक चूड़ियाँ रखी जा सकती है, लेकिन सबसे बीच में चूड़ी नहीं है, सबसे बीच में क्या है? थाली है। तो जम्बू द्वीप का आकार किसके समान है? थाली के समान। इसका व्यास माने इसका डायामीटर वो कितना है? एक कोने से दूसरे कोने तक 1 लाख योजन। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी चौड़ाई है 1 लाख योजन। और 1 योजन है, ये यहाँ पर 1 योजन लेना है 4,000 मील। तो 1 योजन 4,000 मील, तो 1 लाख योजन कितने मील? 40 करोड़ मील। जम्बू द्वीप कितना लंबा चौड़ा है? 40 करोड़ मील लंबा चौड़ा है। माने एक किनारे से यहाँ तक किसी को जाना हो भरत क्षेत्र से इरावत क्षेत्र में, तो उसको 40 करोड़ मील ट्रेवल करना होगा। और ये बिल्कुल ठीक मध्य में विदेह क्षेत्र के बीच में सुमेरु पर्वत। तो यहाँ से यहाँ तक जाना होगा तो कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? 20 करोड़ मील। हो यदि ताकत 20 करोड़ मील ट्रेवल करने की, तो आपको इसी भव में सुदर्शन मेरु के दर्शन हो जाएंगे। ऐसे ही ये जो विदेह क्षेत्र है, ये पीले रंग के अंदर विदेह क्षेत्र है, तो ये भी यहाँ से करोड़ों मील दूरी पर है। जिस विदेह क्षेत्र में सिमंदर परमात्मा बसते हैं वो हमारे इस भरत क्षेत्र से करोड़ों मील दूरी पर है। तो
तो इसके ठीक मध्य में सुदर्शन मेरु है नाभि के समान। और इस जम्बू द्वीप में और क्या क्या चीज़ें हैं उनकी देखते हैं हम लोग। इस जम्बू द्वीप के अंदर 6 पर्वत है जिन्होंने इस जम्बू द्वीप के 60 टुकड़े किए हुए हैं। जैसे ये अपना कमरा है, इस कमरे के अंदर यदि अपन 6 दीवार खड़ी कर दें तो कितने एरिया बन जाएंगे? 7। उसी प्रकार इस जम्बू द्वीप के अंदर 6 दीवार खड़ी की गई है। 6 दीवार, जो कि दीवारें होती ना एक कोने से दूसरे कोने तक, उसी प्रकार पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई वाले ये 6 पर्वत है। प्रथम पर्वत का नाम है हिमवन पर्वत, दूसरे का नाम है महाहिमवन, तीसरे का नाम है निषद, फिर नील, रुक्मी और शिखरी। ऐसे ये 6 पर्वत है। और इन 6 पर्वतों ने पूरे जम्बू द्वीप को 7 हिस्सों में बांट दिया। हिमवन पर्वत के इधर का हिस्सा है उसको कहते हैं भरत क्षेत्र। जो हिमवन और महाहिमवन के बीच का क्षेत्र है उसका नाम है हेमवत क्षेत्र। और महाहिमवन और निषद के बीच के क्षेत्र का नाम है हरित क्षेत्र। और निषद और नील पर्वत के बीच के क्षेत्र का नाम है विदेह क्षेत्र। और नील और रुक्मी के बीच का नाम है रम्यक क्षेत्र। और रुक्मी और शिखरी के बीच का है हिरण्यवत। और शिखरी के ऊपर का जो हिस्सा है उसका नाम है ऐरावत क्षेत्र। इस प्रकार इस जम्बू द्वीप में 6 तो है पर्वत और 7 है क्षेत्र। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, ये 6 पर्वतों के नाम हैं। और क्षेत्रों के नाम क्या हैं? भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। इसकी विशेषता क्या है इस जम्बू द्वीप के आकार की, कि ये बिल्कुल इसकी जो नीचे की इमेज है उस नीचे की इमेज की आइडेंटिकल आइडेंटिकल मिरर इमेज ऊपर की है। मैंने यदि हम बॉटम तक का बिल्कुल सेंटर के अंदर यदि एक लाइन खींचें और यदि नीचे की रचना हम यदि समझ लें तो जैसी नीचे की रचना है ठीक वैसी की वैसी रचना